We get into now the module number 7, and today's program is Introduction to Visuals and Visual Control System. Visuals and Visual Control System, यही है आज का प्रोग्राम एजेंडा। तो एक्चुअली लीन और विजुअल मैनेजमेंट ये दोनों एकदम हाथ पकड़ के चलते हैं। मतलब कोई भी लीन फैक्ट्री में आप चले जाओ और अगर आपको विजुअल मैनेजमेंट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो उसमें बड़ा अजीब सी बात होगी, क्योंकि विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम के दौरान ही लीन चलता है। तो लीन मैनेजमेंट जैसे आप लोगों को अभी तक पता चल गया, ये कुछ सीमित लोगों में के द्वारा नहीं किया जाता है। ये पूरी फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉयज हैं सभी लेवल से ही किया जाता है, और जितना भी जो भी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लीन मैनेजमेंट का जो सिंपल बहुत सीधी सिंपल जो विजुअल सिस्टम है, आंखों देखी सिस्टम है, वो सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा ही है इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो मेथड्स है, वो वैसे ही बनाया जाता है। जैसे मानिए कि आप किसी भी एयरपोर्ट में आज के दिन में चले जाओ, इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट में चले जाओ, तो आपको आपके गेट में जहां से फ्लाइट छूटती है वहां तक पहुंचने के लिए किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। आपको सारे रास्ते के बारे में, कहाँ जाना है, कहाँ आपको लेफ्ट टर्न लेना है, सब आपको साइन से पता चल जाएगा। मतलब आज के दिन में कम से कम एयरपोर्ट के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिक्योरिटी कहाँ पर है, कहाँ पर आपका कौन सी गेट में जाना है, आपको सभी चीज आपको विजुअल सिस्टम के द्वारा पता चल जाए। तो कंपनी में भी विजुअल सिस्टम वैसे ही होना चाहिए, ताकि एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग चालू है तब अगर मानिए कि मशीन का कुछ एबनॉर्मलिटी शुरू हुआ, ऑपरेटर को विजुअल सिस्टम के द्वारा तुरंत पता होना चाहिए कि अभी मुझे मशीन बंद करना चाहिए, क्या मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए, सभी चीज पता होना चाहिए। आपको ऑलरेडी कुछ विजुअल सिस्टम के बारे में शायद पता हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पोकायोके, क्योंकि पोकायोके में काफी सारे सेंसर के दौरान हमें पता चलता है कि अभी हमारा जो लोडिंग का अनलोडिंग का जो मेथड्स हैं वो ठीक से हो रहा है क्या नहीं। अगर नहीं होता है तो सेंसर से आपको पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो आज का जो एजेंडा है उसमें कलर कोडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेवल्स के बारे में बात करेंगे, डैशबोर्ड, सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड, विजुअल वर्कप्लेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग जानेंगे विजुअल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं और विजुअल्स क्या है, कितने कैटेगरी का विजुअल्स है, और हम लोग ये सभी चीज समझेंगे कुछ वीडियो के दौरान जो हमारा क्लस्टर कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो मेरे ये सुझाव है आप सबको कि ये प्रेजेंटेशन के दौरान जो इनपुट आपको मिलता है उसमें जो भी चीजें आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है उसको नोट कीजिए और एक प्रोग्राम प्लान बनाइए। आपके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिए, प्रोग्राम प्लान बनाइए और डिस्कस कीजिए कि इनमें से क्या आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके बाहर भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसको भी लिखिए, और एक टाइम बाउंड प्लान बनाइए कि कौन सी डेट तक आपको ये करना चाहिए। पूरा फैक्ट्री बदल जाता है, पूरा फैक्ट्री एकदम रिसेप्शन से शुरू करके स्क्रैप यार्ड तक, जो भी जहां पर जो भी एक्टिविटी होता है कंपनी में
वो सारे विजुअल मैनेजमेंट के दौरान ही होता है। तो लेट अस होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स गो अहेड फर्दर। सो विजुअल मैनेजमेंट का ये फॉर्मल डेफिनेशन है कि इट इज ए प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग क्लियर डिस्प्ले ऑफ चार्ट्स, लिस्ट मतलब चेकलिस्ट हो सकता है, लिस्ट मतलब आपका असेसमेंट क्या आइटम्स हो सकता है, लिस्ट मतलब कौन सी एरिया में बेसिक जो अलर्ट सिस्टम है वो क्या क्या है वो भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मतलब आपका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिसके दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस को समझा जाता है, उसका सारे चार्ट्स, ट्रेंड चार्ट, ये सब देखने को मिलेगा आपको। साइनेज के जैसे मैंने पहले बोला था एक बड़ी रोल है साइनेज का। तो साइनेज आपको समझना भी होगा और याद भी रखना चाहिए साइनेज, जैसे सेफ्टी साइनेज, फायर डिस्प्ले के लिए, फायर इक्विपमेंट के लिए साइनेज, डिफरेंट टाइप ऑफ गैंगवे मार्किंग होता है, हैजार्ड एरिया के लिए और एक मार्किंग होता है। ये सब आपको समझना चाहिए और वो स्टैंडर्ड बना के उसको डिस्प्ले भी करना है और उसको लागू भी करना है। डायरेक्शंस, अगर पानी फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर फैन चालू है इसका फैन का रोटेशनल डायरेक्शन कौन सी एंगल से है, ये सभी चीज विजुअल मैनेजमेंट के दौरान आपको इंप्लीमेंट करना होगा। सेफ्टी अलर्ट, तो पर्टिकुलरली जो जगह में हैजार्ड की प्रॉब्लम हो सकता है या तो कुछ अलर्ट की जरूरत है, उधर तो सिग्नल तो होना ही चाहिए, so that both management and employees may focus on safety, quality, delivery and cost of the product or the services. तो सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम लोग मैनेज और कंट्रोल का इंडिकेशन मिलता है। जैसे मानिए कि एक लाइन में प्रोडक्शन हो रहा है और वो लाइन का प्रोडक्टिविटी का कुछ टारगेट है, मानिए आवरली 100 टारगेट है, लेकिन फर्स्ट आवर में आपको लॉस हुआ है, मानिए 100 की जगह में 90 हुआ है। किस लिए लॉस हुआ है वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओईई में, कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन मानिए कि सेकेंड आवर में जाके हम लोग 100 की जगह में 105 किया, तो हमें पता होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय, एज ए सुपरवाइजर, कि हमारा क्यूमुलेटिव टारगेट 2 घंटे बाद 200 होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में हम लोग 195 किए, यानी कि 5 प्रोडक्ट शॉर्टेज। तो ये हमें विजुअल मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि विजुअल मैनेजमेंट में हमें पता होना चाहिए कि जो टारगेट है उसके अगेंस्ट में हम लोग आगे चल रहे हैं क्या पीछे चल रहा है। अगर पीछे चल रहा है उसको हम लोग कैसे बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी कैसे हम लोग उसको मीट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है? मेक प्रॉब्लम्स विजिबल। तो नॉर्मली हम लोग प्रॉब्लम को ज्यादातर छुपाने के लिए व्यस्त रहते हैं, लेकिन विजुअल मैनेजमेंट में हम लोग एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मानिए कि आपका कूलेंट का लेवल नीचे आ गया, तो वो ऐसे हमारे सामने आना चाहिए ताकि हमें बिना कोई तकलीफ हमें आराम से ये समझ में आता है कि हमारा कूलेंट लेवल डाउन हो गया। मानिए कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, तो वी शुड बी गेटिंग एन अलर्ट। So that alert, if it is visual, it is much better for us to do. अगर मैंने लोडिंग किया है, लेकिन लोडिंग करने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सही मायने में लोडिंग किया है, ठीक लोडिंग किया है क्या नहीं, मुझे विजुअल सिग्नल मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ विजुअल्स के बारे में है ऐसा नहीं है, हम लोग इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि विजुअली कंट्रोल कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट
का मतलब क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल मैकेनिज्म के दौरान हम लोग मीट करना चाहते हैं, लक्ष्य तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो विजुअल मैनेजमेंट का भी मकसद वही है कि शॉप फ्लोर में जब हम लोग विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन, क्वालिटी, कॉस्ट, ये सब का जो टारगेट्स हैं उसको हम लोग विजुअल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मीट करना चाहते हैं। So that you have to remember. So visual management, I'm sorry I did not complete it. Detecting abnormalities so that employees can take corrective action at once. तो आप इधर देखिए लिखा हुआ है corrective action, and corrective action का मतलब होता है कि बाद में recurrence ना हो, ये एक्शन का नाम है corrective action. तो ये हर हाल में पॉसिबल नहीं होता है, पर्टिकुलरली शॉप फ्लोर में। कई केस में हम लोग इमरजेंसी एक्शन या तो करेक्शन एक्शन भी ले सकते हैं और बाद में हम लोग करेक्टिव एक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम से कम करेक्शन या तो करेक्शन या इमरजेंसी एक्शन तो हमें करना चाहिए और उसको हम लोग याद रख के बाद में परमानेंट क्योर कर सकते हैं। सो विजुअल मैनेजमेंट इज अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग whether everything is under control and for sending a warning the moment abnormality arises. ये ध्यान में रखिए कि कहाँ abnormality हो सकता है। abnormality हम लोग किसको बोल सकते हैं? Right from procurement stage, incoming inspection to final inspection, सभी ऑपरेशन को लेके कहाँ abnormality हो सकता है। ये एबनॉर्मलिटी ये भी हो सकता है कि माने कि आपने क्रेन में कुछ हॉइस्ट को यूटिलाइज करके आप लोग लोड उठा रहे हैं, लेकिन वो लोड हमारा कैपेसिटी के बाहर है, तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मलिटी। अनदर एबनॉर्मलिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि मशीन का कंडीशन में कुछ डिविएशंस आए, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल कंडीशन। या तो लोडिंग के टाइम में, सेटअप के टाइम में कुछ एबनॉर्मलिटी है, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। सो आपका ध्यान रहेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौरान हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हुए, इसको यूज करते हुए हम लोग ये एबनॉर्मलिटी को आंखों के सामने हम लोग सिग्नल की तौर पे हम लोग देख सकते हैं या तो हम लोग आवाज सुन सकते हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम। सो दो इट इज कॉल्ड विजुअल मैनेजमेंट, सो इसके अंदर हम लोग बाकी सेंसरी ऑर्गन का भी उपयोग कर सकते हैं, बट ज्यादातर विजुअल, आंखों देखिए। सो व्हाट आर द विजुअल एग्जाम्पल्स? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जैसे मैंने बोला कि गोल है 5318 और एक्चुअल है 5362, यानी कि हम लोग अभी मीट कर चुके हैं। तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लान वर्सेस एक्चुअल, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो प्रोडक्शन का एक्चुअल क्या है और प्रोडक्शन का गोल क्या है? सो डाउन टाइम कितना है, डेवलपमेंट क्या है? तो ये सारे जो प्रोडक्शन का केपीआईज हैं उसको हम लोग एक डिजिटल डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप डिजिटल डिस्प्ले में क्या क्या शामिल करोगे। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोन लाइट्स हैं। एंडोन लाइट का मतलब क्या है? जो आपको स्टेटस को इंडिकेट करता है। स्टेटस को इंडिकेट करने का मतलब क्या है? रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन, नॉर्मली कुछ केस में ब्लू का भी इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू किस केस में हो सकता है, लेकिन कुछ केस में सिर्फ और सिर्फ रेड, कुछ केस में रेड एंड ग्रीन। तो रेड का मतलब जैसे आपको पता है कि एंडोन लाइट में ग्रीन दिखा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मशीन अभी हम लोग चला नहीं सकते। एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जरूरी है, सुपरवाइजर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, सो दैट मशीन को जल्द से जल्द हम लोग रेस्टोर कर सकते हैं, आगे की जो काम चलाने का हाल पे हम लोग लेके आ सकते हैं। ऑरेंज का मतलब हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू हुआ और हो सकता है अभी अगर हम लोग उसको अटेंड नहीं किया तो बाद में रेड हो सकता है। ग्रीन का मतलब है सब कुछ
सही मायने में चल रहा है। ब्लू could be a little subjective, so maybe I'll pick it up after some time. तो ये हो गया आपका डिस्प्ले पैनल्स। लाइन के एंड में डिस्प्ले पैनल रखना बहुत जरूरी होता है। मशीन में भी आप लोग डिस्प्ले पैनल की यूज कर सकते हो। आज के दिन में ये डिस्प्ले पैनल के ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आप काफी इकोनॉमिक तरीका से इसको ये सबको इंप्लीमेंट कर सकते हो। गेज, जितने भी गेज जहां पर भी है उसमें कंट्रोल जोन जो है उसको, और कंट्रोल जोन के बाहर का जो जोन है दैट इज रेड, इसको आप लोग इंडिकेट कर सकते हो। ओवर द ग्लास आप इसको कलरिंग कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपका ऑपरेटर को समझ में आए कि जो गेजेस हैं, जो मशीन की कंडीशन के बारे में बता रहा है, कि एयर फ्लो के बारे में बता रहा है, टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, वो अभी अगेंस्ट द रिकमेंडेड वैल्यूज वो कहां पर है। ओके, और ये तो आप लोगों को 2S में काफी पता चला है कि शैडो बोर्ड से हमें पता चलता है कि ये टूल्स अभी जगह पे है क्या नहीं, अगर नहीं है तो कहां पर है। दैट ऑल्सो एक्चुअली यू कैन इंडिकेट बाय यूजिंग ए सेटोन और शैडो बोर्ड। और ये पॉइंट ऑफ यूज जो जहां पर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उधर ही आपको इस टाइप की शैडो बोर्ड को रखना चाहिए। तो ये सारे जो एग्जांपल आपने देख रहे हो इधर, ये सारे विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है। अभी हम लोग पहला जो हमारा लेक्चर प्रोग्राम था उसमें हम लोग जस्ट इन टाइम के बारे में, लीन के बारे में हम लोग, पर्टिकुलरली लीन के बारे में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड जो टूल्स हैं उसको हम लोग देखे थे उस दिन। और उसमें हम लोग फ्लो सिस्टम, जस्ट इन टाइम, हेजुका, टैक टाइम, ये सारे के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे उस दिन, पहला लेक्चर के टाइम। उसका ही और एक इंपॉर्टेंट टूल आप इधर देख सकते हो, विजुअल सिस्टम। तो लगभग इधर जितना भी कुछ लिखा हुआ है हम लोग वो सब कुछ ये प्रोग्राम में, प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के अंदर हम लोग उसको लाए हैं। तो इंक्लूडिंग वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, और नहीं किया है तो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो विजुअल सिस्टम एक है जो ये सभी टेक्निक जहां भी आप इंप्लीमेंट करो इसमें कॉमन है। जैसे 5S एक कॉमन एजेंडा है, वैसे ही विजुअल सिस्टम एक कॉमन एजेंडा है। वो कोई भी कंपनी में, ऑफिस या शॉप फ्लोर कहीं भी इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इधर आप देखिए, ये टीपीएम का जो पिलर्स हैं, टीपीएम का हमारा कितने पिलर्स हैं? 8 पिलर है। तो इधर वो 8 पिलर लिखा हुआ है, और इस साइड में जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ये सारे, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, परचेजिंग, सेल्स, एडमिन, ये कुछ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। बाकी डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो। तो इधर एक डिस्प्ले बोर्ड का यूज किए हैं एक कंपनी, जहां से मैंने इसको लिया है। इधर 8 पिलर का नाम दिया हुआ है, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, ऑटोनोमस में मेंटेनेंस या तो जिशु होजेन, प्लांट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, ये सारे एक के बाद एक लिखा हुआ है। और इधर लिखा हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट। तो इधर हर एक पिलर का कौन सी डिपार्टमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी डिपार्टमेंट का सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कौन सी डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस कैसा है, ये सारी चीज आप एक बोर्ड के दौरान आप बोल सकते हो। और इधर आप डेट भी मेंशन कर सकते हो। तो उससे आपका जो कम्युनिकेशन होगा कि आज हमारा जो कार्यक्रम है टीपीएम, मानी कि एक टीपीएम का कार्यक्रम है, उसमें मानी कि 2 पिलर आपने लिया है, या तो हमने जो लीन का जो स्टेजेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो एक के बाद एक आप इधर लिख सकते हो, डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो। और उधर हर एक इनिशिएटिव के अंदर क्या करना चाहिए, कौन सी डिपार्टमेंट को कब तक करना चाहिए, ये, और उसके अगेंस्ट में प्लान वर्सेस एक्चुअल, इसका पूरा डिस्प्ले करने से
पूरा फैक्ट्री को पता चलेगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा कि आपका जो एजेंडा था उसके अगेंस्ट में आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। दिस इज अनदर एग्जांपल अगेन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट बाय पिलर। तो जैसे पहला डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट डेट, ये सब दिखा रहे थे। इधर आप वो हर एक डिपार्टमेंट का कौन लीडर है डिपार्टमेंट से और उनका सपोर्ट टीम मेंबर कौन कौन है उसका फोटोग्राफ दिया हुआ है। और इसके नीचे आप केपीआई भी दे सकते हो। केपीआई से पता चलेगा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर से कि उसके अगेंस्ट में ट्रेंड चार्ट क्या है। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि विजुअल कंट्रोल सिस्टम बहुत सारे फैक्ट्री अपना इनिशिएटिव के अगेंस्ट में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू विजुअल कंट्रोल सिस्टम विजुअल्स। अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हम लोग विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बताऊं। तो नॉर्मली ये वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन में ये 6 स्टेज में विजुअल कंट्रोल सिस्टम, विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। तो अगर आपको कुछ डाउट आए उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट। तो जैसे हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी इनिशिएटिव हम लोग लीन में लेने से पहले 5S यानी सॉर्टिंग, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनिंग या तो सेल्फ डिसिप्लिनिंग की जरूरत होता है। और ये होता है बेस। जैसे कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन की जरूरत होता है बिफोर यू नो वो एक मंजिल के बाद एक दूसरे मंजिल जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, वैसे ही 5S होता है। 5S इज समथिंग लाइक ए फाउंडेशन। उसके बाद हम लोग विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम का जो 6 स्टेजेस हैं उसको समझते हैं एक के बाद। तो पहला पॉइंट है, आप कुछ भी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट you share the information with your team. Let them understand कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इनिशिएटिव को अभी प्रायोरिटी में लाया है, कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी सॉफ्टवेयर में, कौन सी सेक्शन में, और वो क्या क्या है, कब तक हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं। ये इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। आप लोग अभी देखा, मैंने आपसे एक 2 स्लाइड शेयर किया था जिसमें एक कंपनी टीपीएम का 8 पिलर को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कौन सी डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रक्चर है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको एक कम्युनिकेशन के बोर्ड के दरियान वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंपनी को, एम्प्लॉय को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये करने के बाद सेकंड जो लेवल आता है वो है शेयरिंग द स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड शेयरिंग क्या है? स्टैंडर्ड शेयरिंग में प्रोसेस सिट्स ऑन द फ्लोर। तो प्रोसेस शीट्स में हम लोग कई स्टैंडर्ड काम के बारे में लाने का कोशिश करते हैं। जैसे मानिए कि हमारा स्पेसिफिकेशंस क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, हमारा सेटअप इंस्ट्रक्शन क्या है, सेटअप स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारा मास्टर्स क्या है, ट्रांजिशन सैंपल क्या है। इवन कई मशीन में ट्रांजिशन सैंपल ऑफ कूलेंट, हाइड्रोलिक ऑयल ये रखा जाता है, जस्ट टू हेल्प द ऑपरेटर टू अंडरस्टैंड कि ये जो ओपेकनेस है इसके ऊपर अगर जाएगा तो कूलेंट रिक्वायर्स से चेंज। तो स्टैंडर्ड को शेयर करना, जिन लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जो भी प्रोसेस है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो स्टैंडर्ड को शेयर करना और उसको डिस्प्ले करना एट द आई लेवल जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें आपको एकदम पता चल जाएगा कि आई लेवल का मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि ऑपरेटर को ऊपर भी देखना नहीं चाहिए स्टैंडर्ड को देखने के लिए, नीचे भी नहीं देखना चाहिए। ऑपरेटर जैसे नॉर्मल पोजीशन में काम कर रहे हैं उसी पोजीशन में आई लेवल में ऑपरेटर के सामने
स्टैंडर्ड्स को डिस्प्ले होना चाहिए। थर्ड क्या है, बिल्ड स्टैंडर्ड्स इनटू द वर्कप्लेस। इनटू द वर्कप्लेस मतलब आप जहां पर काम कर रहे हो उधर आपका वर्क का बाउंड्री, काम करने का बाउंड्री क्या है, आपका ट्रॉली रखने का जो मार्किंग है, मार्किंग से समझना चाहिए कि आपका इनकमिंग ट्रॉली कहां पर रहेगा, आपका आउटगोइंग ट्रॉली कहां पर रहेगा, आपके सामने विजुअल डैशबोर्ड रहेगा। उसके दौरान आपको ट्रेंड चार्ट से पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट आपका डायरेक्शन मतलब कैसा चल रहा है, स्टेटस क्या है, रिजेक्शन है, अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट हो रहा है क्या। और ये डैशबोर्ड यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है आपके काम के साथ जुड़ा हुआ, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब जो है, फ्लो रेट, ये सब आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है उस आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कोई भी फैक्ट्री में जितने किस्म का वर्क स्टेशन है, जैसे असेंबली का एक वर्क स्टेशन एक टाइप का होता है, मशीन शॉप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन, मशीन शॉप में भी मशीन शॉप के साथ जुड़ा हुआ जो डैशबोर्ड है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको स्टेज बाय स्टेज इंप्लीमेंट करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आफ्टर दैट यू कैन गो इनटू वार्निंग अबाउट द एब्नॉर्मलिटीज। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, अब अभी डिस्कस कर रहे थे एंड-ऑन लाइट के बारे में, फिर डिस्कस कर रहे थे पोकायोके में विजुअल सिग्नल्स के बारे में, बजार्स ऑल्सो आप यूज कर सकते हो जिसमें आपको साउंड मिलेगा। अगर ठीक से बिठा नहीं मटेरियल तो आपको बाजार से साउंड मिलना चाहिए, या तो सेंसर से आपको लाइट, ब्लिकरिंग लाइट दिखना चाहिए। तो विजुअल इंडिकेटर, विजुअल डिस्प्ले, बाजार्स, एंड ऑन लाइट, ये सब आपको एब्नॉर्मलिटी के बारे में बताता है। और एब्नॉर्मलिटी के बारे में वार्निंग मिलना एक चीज है, और एक है आपको ये एरर के बारे में पता चलने के बाद आपको ये एब्नॉर्मलिटी को अगर अगेंस्ट में आपने एक्शन लिया तो एक्शन लेने के बाद आपको विजुअल सिस्टम ही बताएगा अभी सही हो गया। तो एरर डिटेक्शन सिस्टम लाइक ए पोकायोके एंड कंट्रोल मैकेनिज्म आल्सो शुड बी एबल टू टेल यू कि अभी हमारा जो प्रॉब्लम था वो चला गया। और लास्ट इज दैट प्रिवेंट एब्नॉर्मलिटी। उसके लिए मिस्टेक प्रूफिंग, उसके लिए सोर्स इंस्पेक्शन, ये सबकी जरूरत है। यानी कि नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये तीनों जो है एब्नॉर्मलिटी को स्टॉप करना, एब्नॉर्मलिटी प्रिवेंट करना, इसके ऊपर। और उसके पहले का जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि मैं अगर काम कर रहा हूं तो ये काम करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स क्या है। और पहला जो थॉट है ये है कम्युनिकेशन की, ऑपरेटर को कम्युनिकेट करना कि आपका जो काम है उसके साथ जुड़े हुए स्टैंडर्ड आपको ऑपरेटर को बताना चाहिए कि वो क्या है, ताकि वो उसको पता चले कि स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं, ताकि वो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और शेयरिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा आप टीम, ये जो आप बोर्ड में या तो कंप्यूटर में या तो टीम फोटो में के दौरान आप डिस्प्ले करो। तो दिस इज समथिंग लाइक लेवल्स ऑफ द विजुअल कंट्रोल सिस्टम, जो एक के बाद एक स्टेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन जनरल हाइजीन, सेफ्टी इन जनरल, ये विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोग कवर करते हैं। तो यानी कि जहां जो भी विजुअल सिस्टम की जरूरत है वो सारे आपको विजुअल सिस्टम के दौरान दिखना चाहिए। पर्टिकुलरली सेफ्टी, मतलब जो जो जगह में हैजर्डस एरिया है उसमें आपको विजुअल साइनेज देखना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो जैसे मानिए कि जहां पर आपका केमिकल्स हैं तो उधर कुछ फ्यूम्स उठ रहा है, या तो जहां पर आपका मानिए कि टैंक है जहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, उधर कुछ स्मेल आता है यानी कि फ्यूम्स आ रहा है, तो उधर आप किस टाइप की सेफ्टी साइन का यूज करोगे। जहां पर हेवी मटेरियल ऊपर हम लोग
उठा रहे हैं या तो लेके जा रहे हैं, उधर साइनेज क्या होगा। जहां पर आप फायर एक्सटिंग्विशर को रख रहे हो, तो उधर आप किस टाइप की साइन यूज करोगे, ये सब। और हाइजीन के बारे में भी ये जानकारी होना जरूरी है, जो लोगों को बताते हैं, आप टॉयलेट में हो या तो बाहर में हो, कि हेल्थ एंड हाइजीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे अगर मानिए कि आप जहां पर पानी पी रहे हो, तो उधर पानी पीने के बाद आप ग्लास को कैसे क्लीन करके कहां पर रखना है, दैट योर हाइजीन रिलेटेड साइन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही विजुअलाइजेशन में आता है। टेक्निकल के बारे में हमने बोला है आपको कि जैसे साइंस, विजुअल कंट्रोल्स, साइंस एंड ऑन लाइट्स, वैसे ही नॉन टेक्निकल विजुअलाइजेशन के अंदर ऑफिस 5S में हम लोग काफी नॉन टेक्निकल विजुअलाइजेशन के बारे में हम लोग देखा है एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली अंडर सेतों सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर। आज भी हम लोग कुछ देखेंगे ऐसे कुछ साइनेज। फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले, टाइप ऑफ डिस्प्ले, जैसे 1 पॉइंट लेसन OPL, पिक्टोरियल SOP। हमेशा पिक्टोरियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेटर होता है रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से। टाइटल, डेट ऑफ रिलीज एक्सेट्रा। 1 पॉइंट लेसन के बारे में थोड़ा सा पहले भी बताए थे, मैं आज भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि OPL यानी 1 पॉइंट लेसन इज एक्चुअली ए अलर्ट थ्रू विजुअल सिस्टम जो दिया जाता है ऑपरेटर को कि आपने लास्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में या तो रिसेंट टाइम में आप काम करने के टाइम में क्या गलती की थी। और जैसे मानी कि उन्होंने एक नॉब है जिसको पूरी तरह टाइट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टाइट नहीं करके नेक्स्ट स्टेशन में उन्होंने उसको पास किया, तो उसके दौरान नेक्स्ट स्टेशन में उसके लिए प्रॉब्लम आया। तो अगर ये है तो उनके सामने एक 1 पॉइंट लेसन में विजुअल डिस्प्ले होना चाहिए कि गलत क्या किया था, जिसके ऊपर वो पिक्चर के ऊपर एक क्रॉस रहेगा, और सही क्या है उसके ऊपर एक टिक रहेगा। तो और ये 1 पॉइंट लेसन का फायदा क्या है, ये 1 पॉइंट लेसन से ऑपरेटर को पता चलता है कि रिसेंट टाइम में मेरा जो काम हुआ था वो काम में गलती ये था, और वो अगर 4-5 दिन सुपरवाइजर कांस्टेंट मॉनिटर करते हैं अगेंस्ट द 1 पॉइंट लेसन और चेक भी करते हैं, तो ऑपरेटर को वो आदत में आ जाता है। तब आप चेक करने के बाद वो 1 पॉइंट लेसन का जो पोस्ट आपने किया है उनके वर्क स्टेशन में उसको हटा सकते हैं, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आया है उसको फिर दोबारा आप वर्क स्टेशन में फिर दोबारा OPL के हिसाब से आप रख सकते हैं। So this is something which can be very nicely coordinated by the supervisor. Okay. Visualization everywhere as part of standardization. Visualization can start right from the main gate, जैसे मैंने बोला था, till scrap yard. Every area आपको किसी को पूछना नहीं चाहिए। अगर कोई पूछे कि आपके फैक्ट्री में टॉयलेट कहां पर है, actually that should go against your visualization signage. उसका मतलब यह है कि लोगों को आंखों के सामने नहीं दिख रहा है कि how to go to the toilet, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर उनको वो आपको पूछ रहे हैं कि आप ये जगह से मैं बाहर कैसे जाऊं, उसका मतलब आपका साइनेज में प्रॉब्लम है। तो you have to really understand your visual standards by bringing a visitor and then asking him that whether he is finding everything very organized. तो फीडबैक विजुअल साइन का अगर मिलता है आपको विजिटर से या तो जिन लोग एसेस कर रहे हैं, तो उससे आप कई इनपुट आपको मिल जाएगा। What is to be done for shop floor? What is to be done for office areas? What is to be done for stores and in other areas? Let us try to see. Visualization everywhere as part of standardization may show
a standard layout of the workplace visualization for office cabins, shop floor, etc. जैसे हम लोग क्लस्टर प्रोग्राम में किए थे, डिस्प्ले बोर्ड में, सेंट्रल डिस्प्ले बोर्ड में शॉप फ्लोर का एक स्टैंडर्ड लेआउट होना चाहिए, और वो लेआउट में जैसे कोई भी आप घूमने जाओ, कोई भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में, विजिटिंग प्लेस में, आपको उधर पता चलेगा एक रेड एरो से यू आर हियर। तो वैसे ही आपका लेआउट जो है, जो आपने डिस्प्ले बोर्ड में दिया है, उधर यू शुड ऑल्सो बी इंडिकेटिंग यू आर हियर, ताकि एनीबॉडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इन दिस लेआउट वेयर एम आई। तो उनके लिए काफी आसान रहेगा, आपके लिए भी काफी आसान रहेगा समझना कि आपका फैक्ट्री कैसे फैला हुआ है। तो और एक डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल डिस्प्ले बोर्ड है, उधर डिपार्टमेंट का जो लेआउट है वो होना चाहिए, सो दैट ए पर्सन विदाउट आस्किंग एनीबॉडी कैन रियली फाइंड आउट कि अगर मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना है, डिजाइन डिपार्टमेंट में ड्राफ्टिंग एरिया कहाँ पर है, डिजाइन डिपार्टमेंट में डिजाइनर कहाँ पर बैठे हैं, डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रोटोटाइप एरिया कहाँ पर है, टेस्टिंग एरिया कहाँ पर है। So you should be able to show that through the visual chart, departmental visual chart. Okay. आप बोल सकते हो कि हमारा कंपनी छोटे कंपनी है, इधर कुछ ही लोग काम करते हैं, सबको सब कुछ पता है। That is not the point. इधर जो पॉइंट हम लोग हाईलाइट करने का कोशिश कर रहे हैं वो है, जब आप स्केच करने जाओगे तब आप देखोगे लेआउट के अंदर काफी सारे एरर बाहर निकल के आ रहे हैं। तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये प्रैक्टिकल पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट इज बेटर दैट यू ड्रॉ टू द स्केल लेआउट फॉर डिपार्टमेंट्स, शॉप फ्लोर एंड फैक्ट्री एज ए होल। So with dimension and location of the documents, all documents should be owned by respective owner, including operator. This is important. Every document जो भी आप डिस्प्ले करो, वो साइनेज के लिए डॉक्यूमेंट हो, या तो आपका लेआउट हो, या तो आपका ट्रेंड चार्ट हो, इन एवरी डॉक्यूमेंट हु इज मेंटेनिंग दैट डॉक्यूमेंट, इसके बारे में आपको लिखा होना चाहिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी में ये बदलेगा, चेंज होगा, दैट ऑल्सो शुड बी रिटन डाउन। नाउ कमिंग टू RYG स्टेटस ऑफ द ऑपरेटर, विजुअल इंडिकेशन फॉर ऑल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर RYG डेफिनेशन, ये मैंने ऐड किया है। इसका एक मतलब है, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री में स्किल और वर्क ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे एक आदमी अगर असेंबली में काम कर रहे हैं, उनका वो असेंबली के लिए जो स्किल की जरूरत है वो स्किल होना चाहिए। तो इसीलिए स्किल आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। और जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो अगर अकेला वो काम नहीं कर सकते हैं, किसी का सुपरवाइजेशन में काम करना चाहिए, तो उनका एक कलर मार्किंग होना चाहिए। अगर वो ऑपरेटर अकेला काम कर सकता है लेकिन दूसरे को सिखा नहीं सकते हैं, उनके लिए एक अलग मार्किंग होना चाहिए। अगर वो ऑपरेटर अकेला काम कर सकता है, दूसरे को सिखा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उनके लिए और कुछ मार्किंग होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक ऑपरेटर को अकेला अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, और इसके इमीडिएटली बाद वो वर्क के जरिए जो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम को वो बिना किसी को पूछे, जो प्रॉब्लम उनके मतलब कंट्रोल में है, उसको वो कैसे काउंटर मेजर लेना है, अगर वो काउंटर मेजर भी उनको आता है, दैट इज द सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल में उनको दूसरे को ट्रेन करना आना चाहिए। तो ये तीन जो है, ये तीन लेवल को आप RYG बोल सकते, ठीक है। अगर माने कि किसी केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम चला रहे हो आप, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्किल नहीं है, तो बिल्कुल सुपरवाइजर का हमेशा उधर ध्यान देना चाहिए। तो अभी ये ऑपरेटर को कलर कोडिंग आप कैसे करोगे,
ये आपके ऊपर है। कुछ कंपनी इसके लिए रेड कैप, येलो कैप, ग्रीन कैप का यूज करते हैं। कुछ कंपनी जैसे फुटबॉल सॉकर टीम में बैंड का यूज होता है। कुछ कंपनी में बैज का यूज होता है। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। और उसमें उनको भी काफी इंस्पिरेशन मिलता है जब वो येलो से ग्रीन में वो ग्रेजुएट होते हैं। जब उनको येलो से ग्रीन में उनको एक इम्प्रूवमेंट आता है तो उनको भी काफी मतलब अच्छा लगता है। सो दैट इज वन ऑफ द गोल्स। एंड आई डू नॉट थिंक दैट एनी वर्कस्टेशन, स्किल्ड वर्कस्टेशन शुड बी मैनेज बाय पर्सन हु इज ऑफ रेड कैटेगरी। तो इसके लिए काफी सारे बैकग्राउंड वर्क करने की जरूरत है, जैसे स्किल मैपिंग करने का काफी जरूरत है। एंड देन ओनली यू कैन कम टू ये RYG। तो डेवलपिंग मॉडिफाई 5As, डिसाइड who will develop, who will maintain visual coding system. So let us see what all are here. Develop a map identifying the access ways, जैसे आइल्स है, एंट्रेंस है, वॉकवे है। तो ये शुरू हो जाता है एकदम मेन गेट से, जहां पर आपका गेट है, मटेरियल गेट और मेन दैट इज एम्प्लॉयज गेट। ये दो अलग है तो भी, और अगर एक साथ में है तो भी उसमें उनको गाइड होना चाहिए कि हम लोग कौन सी राह पर चलेंगे। गैंगवे, आइल फॉर वॉकिंग, एंट्रेंस कहां पर है, वॉकवे कहां पर है जहां पर काफी सारे एक्टिविटी चल रहा है। परफॉर्म एनी नेसेसरी रीअलाइनमेंट ऑफ वॉकवेज, आइल्स, एंट्रेंसेस। कई फैक्ट्री में ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है। इन दोस केसेस आप इसको एक बार रिव्यू कर सकते हो फ्रॉम द एंगल ऑफ, हम लोग जब शॉप फ्लोर लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज कमिंग फ्राइडे, तब आपको काफी सारी जानकारी इसके ऊपर प्राप्त होगा। कैसे लेआउट को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, क्या क्या एब्नॉर्मलिटी है उसको हम कैसे निकल सकते हैं, ये सब आपको मॉड्यूल 8 में मिलेगा। Assign an address to each of the major action areas. Very important कि आप हर एक जो एक्शन एरिया है, यानी कि माने कि VMC या CNC या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या तो वेल्डिंग, तो आप उसको लेवलिंग कीजिए सो दैट फ्रॉम ए डिस्टेंस हम लोग दूर से भी हमें दिखना चाहिए कि कौन सी एरिया में क्या हो रहा है। और एक्सेस, हर एक जगह में एक्सेस तो होना ही चाहिए थ्रू वॉकवे, और जहां पर मेटेरियल मूवमेंट होता है थ्रू गैंगवे। Mark of the walkways, aisles, entrances from the action areas. And apply flow direction arrow to aisle and walkway. तो ज्यादातर ये एप्लीकेबल होता है कि मैं प्रेफर करता हूं हमेशा कि जो गैंगवे हो या तो वॉकवे हो वो यूनिडायरेक्शनल हो। अगर यूनिडायरेक्शनल ना हो, क्रिस क्रॉस मूवमेंट हो सकता है, तो आपको उसको केयरफुली मॉनिटर करना होगा। अगर एक ही गैंगवे में दो हिस्सा है तो प्रेफरेबली यू ट्राई टू शो बाय एन एरो, यूनिडायरेक्शनल एरो, कि अगर जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में हम जाएंगे, आना है तो कौन सी डायरेक्शन। आप शायद काफी सारे फैक्ट्री में देखे होंगे कि इवन फुट स्टेप भी प्रिंटेड है। काफी शॉपिंग मॉल में भी आप देखे होंगे कि स्टेयरकेस में वन साइड में अपवर्ड एरो है, अनदर साइड में डाउनवर्ड एरो, और उधर फुट का जो सिंबल है वो भी दिया हुआ है। Perform any necessary realignment of the action areas. Mark off the inventory locations. मतलब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहां पर है, FG, फिनिश गुड्स यानी FG एरिया, WIP एरिया, इनकमिंग एरिया जहां पर आप रख रहे हो। पर्टिकुलरली WIP एरिया ये जरूरी है इसलिए क्योंकि ये ओवरफ्लो हुआ तो सुपरवाइजर को इमीडिएट में अटेंशन में आ जाता है। मार्क ऑफ इक्विपमेंट मशीन लोकेशन, नॉर्मली हम लोग एक राइट एंगल चारों कॉर्नर में देके हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पर्टिकुलरली काफी सारे मशीन है जहां पर रोटेटिंग पार्ट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो काम के साथ जुड़े हुए आदमी ना हो तो उधर ना आए।
मार्क ऑफ स्टोरेज लोकेशन, कैबिनेट, शेल्फ्स, टेबल्स, इसको भी लीजिए ऑफिस में। कलर कोड द फ्लोर्स एंड रेस्पेक्टिव एक्शन, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेट्स गो अहेड। विजुअलाइजेशन एवरीवेयर एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का ये पहला हिस्सा है, जहां पर हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड वर्कस्टेशन चेकलिस्ट एज पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है। तो कोई भी मशीन, जैसे मैंने पहले बोला था, जहां पर ऑपरेटर काम कर रहा है, तो उधर क्या क्या डिस्प्ले होना जरूरी है। पहले तो कोई भी जोन, सब जोन, मशीन एरिया में ये लिखना जरूरी है कि दिस मशीन इज ओन्ड बाय हु। बेस्ट इज कि उनका फोटोग्राफ हो। एंड उधर ये मशीन चलाने के लिए जो स्किल, जो मैप है, मतलब मानिए कि ये अगर उसमें लोडिंग में कुछ स्किल है, अनलोडिंग में कुछ स्किल है, एडजस्टमेंट में कुछ स्किल है, वो आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको एक के बाद एक लिखिए। एंड द ऑपरेटर का वो स्किल के अगेंस्ट में कहां पर है ऑपरेटर, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है या तो ग्रेड 3 है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। अगर मानिए ये मशीन में मल्टीपल ऑपरेटर काम करते हैं, तो उधर आप स्लॉट्स रखिए। उधर अगर 3 ऑपरेटर काम करते हैं, 3 फोटोग्राफ रखिए। जो ऑपरेटर अभी ये शिफ्ट में काम कर रहा है, उसका फोटोग्राफ मशीन में आने के साथ साथ वो लगा देगा और उनका जो स्किल चार्ट है वो सामने लगा देगा। एंड सुपरवाइजर का ये ड्यूटी होता है वो स्किल चार्ट को अपडेट करना। नेक्स्ट, पीएम ड्यू ऑन, मशीन में ये लिखना चाहिए कि लास्ट पीएम कब हुआ था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और नेक्स्ट पीएम कब होना है। लास्ट ब्रेकडाउन डेट, मेजर ब्रेकडाउन डेट, माइनर को छोड़ दीजिए, और रीजन फॉर ब्रेकडाउन। वर्क इंस्ट्रक्शन विजुअल फॉर्म में, ओपीएल, डूज एंड डोंट्स, जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इधर भी ओपीएल मैंने लिखा है। प्रोसेस इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, जिसके बारे में डिस्कस किया है, रिलेटेड टू द वर्क स्टेशन इन विजुअल फॉर्म, जो काम कर रहा है ऑपरेटर, उसका जो प्रोसेस है, मतलब अगर उसको टॉर्क रेंज से कोई टॉर्क चेक कर रहा है तो उसका टॉर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है। सो दिस काइंड ऑफ विजुअल स्टैंडर्ड शुड बी अवेलेबल हियर। ऑपरेटर मेंटेनेंस प्लान वो होना चाहिए, सो दैट ऑपरेटर डायरेक्ट एडहियर्स टू द ऑपरेटर मेंटेनेंस प्लान। ओपीएल के बारे में मैंने बोला। ट्रेंड चार्ट, अगर स्टैटिस्टिकल चार्ट कर रहे हैं, जो हमें क्वालिटी मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे, और सिंपल रन चार्ट अगर कर रहे हैं तो भी, तो दैट चार्ट शुड बी डिस्प्ले रिलेटेड टू द प्रोसेस एंड दैट वर्कस्टेशन। इफेक्ट ऑन नेक्स्ट प्रोसेस, कस्टमर, ये अगर आप प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस से उसका इफेक्ट इधर लिख सकते हो, तो ऑपरेटर की जानकारी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट रेफर करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल प्लान, एसपीसी इफ एप्लीकेबल, सेफ्टी डिस्प्लेज इफ एप्रोप्रिएट, और इधर अगर कुछ पीपीई यूज करना जरूरी है, दैट आल्सो यू कैन डिस्प्ले, सो दैट ही हिमसेल्फ कैन चेक कि पीपीई जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पीपीई सारे हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्या नहीं। चार्ट और रजिस्टर टू एंटर प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल एंड लॉसेस।